सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रख पा रहे हैं। आइए आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह देवरी। अपन लोग बात की नदियां पढ़ रहे थे और नदियां पढ़ते पढ़ते बातें अपनी कहां तक हो चुकी थी। नदियां पढ़ते पढ़ते जो प्रमुख प्रमुख नदियां उनके बारे में अपन ने जाना। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन ने वांगो नदी के बारे में चर्चा की, जिसे पीली नदी कहते हैं। उसके बाद अपन इस यांग सिक्यांग को लेकर के अपन ने चर्चा की, फिर सिक्यांग नदी को लेकर के भी अपनी बातचीत हुई। उसके बाद मिकांग नदी को लेकर भी अपनी बातचीत हुई, साल्विन नदी को लेकर अपन ने चर्चा की। उसके बाद में इरावती नदी को लेकर के अपन ने बातें की। उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो और रह जाती हैं। जैसे आप बात करते हैं तो ये वाली जो नदी है इसे कहते हैं टिग्रिस नदी, और उसके बाद में ये वाली नदी है इसे कहते हैं यूफ्रेटिस नदी, यानी दजला और फ्रात नदियां जैसे आप कहते हैं जो फारस की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। इन नदियों को लेकर के अपन जिक्र करेंगे। उसके बाद में सर दरिया और आमू दरिया, ये दो नदियां जो अरब सागर में आकर के गिरती हैं। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे ओब नदी की जो आपका आर्कटिक सागर में जाती है। इसके बाद में येनिसी नदी की, ये भी आर्कटिक सागर में जाती है, और लीना नदी ये भी आर्कटिक सागर में जाती है। यानी ओब है, येनिसी है और लीना है। ओब, येनिसी, लीना। और ये वाली जो नदी है इसका नाम आता है आमूर नदी। कौन सी? आमूर नदी। ये सर दरिया है, ये दरिया है इधर, ये आमूर नदी है। ये थोड़ा सा क्या रखना है, ये दजला फरात कहां की नदियां हैं? एशिया की। और आपने नाम सुना होगा ना क्या, कि मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता इन दजला और फरात दोनों के मध्य विकसित हुई थी। फिर आपको याद रख लेना है, एशिया महाद्वीप की नदियां पढ़ रहे थे, उसी बात को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। राम राम, बिल्कुल आपका राम राम स्वीकार है। पंकज कुमार, क्लास पेपर क्या है कि अपलोड होने में, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाती है। लाइव पे आप देखते हैं, उसके बाद में पेपर थोड़ा टाइम लगता है, तो अपलोड होने में पेपर फेल हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी तो फिर लगभग 4 से 5 घंटे के बाद में क्लास आपका रिकॉर्ड होकर अपलोड भी हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा चिंता ना किया करें, अगर अपलोड नहीं हो तो थोड़ी देर बाद में हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अब अपन बात करते हैं, अपने जहां तक पढ़ा उसके आगे चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप की नदियां पर पढ़ रहे हैं, आपने पिछली क्लास में देखा है। अब देखिए, दजला व फरात नदियां, कौन सी नदियां? दजला व फरात नदी। और दजला व फरात है, इन्हें आप टिग्रिस भी कह सकते हैं। यानी दजला का ही नाम क्या है? टिग्रिस है, और फरात का नाम क्या है? तो आप कहेंगे यूफ्रेटिस है। दजला और फरात नदियां यानी टिग्रिस व यूफ्रेटिस एक ही बात। अब बात करते हैं सबसे पहले दजला नदी। इसका अगर आपसे पूछा जाए उपनाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसका उपनाम आता है टिग्रिस नदी। यानी दजला नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? दजला को टिग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है। अब दजला नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम की बात करेंगे तो आप कहेंगे टर्की से, यानी टर्की। और टर्की का स्पेशल कौन सा क्षेत्र? तो याद रखिएगा, टर्की का पूर्वी क्षेत्र, यहां से नदी निकलती है। उसके बाद में सर, उसके बाद में टर्की, सीरिया और इराक में बहते हुए फारस की खाड़ी में आती है। तो नोट लगा के लिखना, टर्की, सीरिया व इराक में बहते हुए, इराक में बहते हुए यह फारस की खाड़ी में अपना जल डालती है। कौन सी खाड़ी में अपना जल डालती है? फारस की खाड़ी में अपना जल डालती है। दजला नदी की बात कर रहे हैं अपन। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि इसका समापन कहां पे होता है, यानी दजला नदी का जो मुहाना है, दजला नदी का जो समापन है, ये इसका समापन कहां पे होता है, इसका मुहाना कहां पर है? आपका उत्तर बनेगा, इसका समापन जो होता है, इसका मुहाना जो है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, फारस की खाड़ी, यानी दजला नदी। और चाहे आप फरात की बात कर लो, ये नदी जो है अपना जल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहां डालती है? तो आपका उत्तर आएगा फारस की खाड़ी के अंदर। अब लिखना नोट लगा के, दजला नदी के तट पर, दजला नदी के तट पर मौसूल, ये शहर का नाम है, मौसूल व बगदाद शहर है। मौसूल, बगदाद और किरकुक नाम का शहर भी आता है, किरकुक, ये इराक के शहर है। तथा इसके मुहाने पर, इसके मुहाने पर अल बसरा है, अल बसरा शहर। एक बात आप स्पेशल रखना इसमें याद, क्या कि ये सारे के सारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो कौन सी नदी की बात करें? दजला। और दजला नदी के बाद में एक नदी और आती है जिसे आप क्या कहते हैं? फरात नदी कहते हैं। यानी ये तो आगे कौन सी नदी? दजला। और दजला के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है फरात नदी। यानी एक तो आगे दजला नदी, और दजला नदी के बाद में एक नदी जो आती है वो कौन सी? फरात नदी। दजला का नाम क्या है? टिग्रिस, और फरात नदी का नाम है यूफ्रेटिस। लिखिएगा, फरात का उपनाम क्या है? यूफ्रेटिस। इसमें लिखना उद्गम टर्की, और टर्की के कौन से भाग से? पूर्वी भाग से, भाग से। उसके बाद लिखना, यह नदी इराक में किसमें मिल जाती है? दजला में। यह नदी इराक में दजला नदी में मिलती है, और जहां मिलती है उसे कहा जाता है सत अल अरब। इसका मतलब अरब की नदियां, यानी जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सत अल अरब, अरब की नदियां। और इन दोनों नदियों का जो मैदान है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया का मैदान, और सभ्यता का जो विकास हुआ दोनों के बीच में वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो लेना, इन दोनों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। ये बात आपको याद रखनी है दजला और फरात नदियों को लेकर। लिखिएगा, फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल है ना, तो इसको लिखिएगा, फिर अपन आगे और चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। हाँ जी,
चले आगे चलते। सब समझ में आता है, समझ में आना चाहिए बस, आप अच्छा पढ़ा। थैंक यू। इसके बाद में तो लिखना नदियां और कौन सी सर, लिखो, लिखेगा सर दरिया, दरिया का मतलब ऐसे नदी होती है, सर दरिया व आमू दरिया, सर दरिया व आमू दरिया। अब सर दरिया व आमू दरिया का मतलब आप क्या समझेंगे? ये दोनों ही अरल सागर में अपना जल डालते हैं, यानी आंतरिक अपवाह की नदी है। तो लिखना मध्य एशिया की, एशिया की आंतरिक अपवाह की नदियां, यानी मध्य एशिया की आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। कौन सी? तो आपका उत्तर बनेगा सर दरिया व आमू दरिया। क्यों? क्योंकि ये अपना जल अरल सागर में डालती है। अरल सागर चारों स्थल से घिरा हुआ सागर, जैसे कि अपने साबर झील, साबर झील जैसे पेड़ का। तो लिखें ये नदियां अपना जल अरल सागर में डालती है। सागर जो कि स्थलबद्ध सागर है, यानी चारों तरफ जिसके स्थल भाग है। अब ये दोनों नदियां कहां से निकलती है? पामीर की घाट से उद्गम होता है, पामीर की घाट से निकलती है। उसके बाद लिखें नेक्स्ट सांग काई व चायो फ्रायो नदी, चायो फ्राई नदी, लाल नदी, ये कहां की नदी है? ये वियतनाम की नदी, वियतनाम की नदियां। तूरमा नदी कहां की है? ये बांग्लादेश की नदी है। ये कहां की नदी? बांग्लादेश की। सर क्या गंगा ब्रह्मपुत्र इनको पढ़ेंगे? ये तो भारत के भूगोल में पढ़ता था, इनका यहां पर उल्लेख नहीं करेंगे, जानते हैं। सही बात है भाई, सही बात आपकी। तो सोलमा नदी बांग्लादेश। ओके चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सुनना, इसके बाद में देखो एक मैप देखना, वापस वही नदी वाला मैप देखें, ये वाला मैप देखना, यानी ये वाली जो नदी है इसे आप क्या कहते हैं? ये ओब नदी है। ये वाली नदी येनिसी नदी है, और ये वाली नदी लीना, यानी इस वाली नदी को आप क्या कहते हैं? ओब, ओब के बाद में येनिसी, और येनिसी के बाद में लीना। आपने कहा ये वाली नदी कौन सी है? ओब नदी। ये वाली नदी कौन सी है? ये नेसी। और ये वाली नदी कौन सी है? लीना। तीनों ही नदियां कहां जा रही हैं? आर्कटिक महासागर में जा रही हैं। और इधर आप जानते हैं ये कौन सा सागर है? महासागर, आर्कटिक महासागर। और ये बात भी आप भली भांति जानते हैं, ये वाला जो एरिया से आप क्या कहते हैं? साइबेरिया, यानी ये साइबेरियाई क्षेत्र की नदियां हैं। बोलो कौन से क्षेत्र की? साइबेरियाई क्षेत्र की ये नदियां हैं। आगे सुनो, प्रश्न बनेगा क्या बनेगा? सुनो एक नंबर लिखना ओब नदी, ओब नदी हो चाहे येनिसी हो चाहे लीना हो, ये तीन नदियां, तीन, ओब येनिसी लीना, तीन नदियां, ओब येनिसी और लीना। ओब नदी के बारे में लिखें उद्गम अल्टाई पर्वत, जो कि मंगोलिया और साइबेरिया के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। लिखें समापन कारा सागर, कारा सागर आर्कटिक महासागर का भाग है, आर्कटिक महासागर। लिखा यह नदी सागर में गिरने से पहले, गिरने से पहले बड़ा नदमुख बनाती है, जिसे आप एस्चुरी कहते हैं। और इसी ओब की सहायक नदी इर्तिस है। लिखना ओब की सहायक नदी इर्तिस है। अब आती नेक्स्ट नदी ये नेसी, चलो देखते हैं, करते हैं ये नेसी। और ये नेसी का मतलब ये नदी भी कहां जा रही है? आर्कटिक में जा रही है, ये भी आर्कटिक में जा रही है। लेकिन मेन बात आपको ये याद रखनी है कि ये नेसी नदी जो आर्कटिक में जा रही है, काला सागर में जा रही है, लिप्टिव, इधर वाला हिस्सा काला सागर का ही है। तो लिखना इसका उद्गम साइबेरियाई क्षेत्र, समापन काला सागर, ब्रैकेट में आर्कटिक। अब नोट लगा दी, आर्कटिक सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, आर्कटिक सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी आर्कटिक सागर। ये पश्चिमी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया, साइबेरिया को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। तो लिखना साइबेरिया को लगभग दो भागों में विभाजित करने वाली नदी, करने वाली नदी। एक बात और याद रखना, इस साइबेरिया को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? येनिसी। येनिसी की एक साइड नदी आती है जिसका नाम आता है अंगारा नदी। लिखो
ये नेसी की सहायक नदी अंगारा व तुंगस्का है। यह बेकाल झील से निकलती है, झील से निकलती है। यानी ये नेसी की सहायक नदी अंगारा और तुंगस्का है। ये कहां से निकलती है? तो आपका उत्तर बनेगा बेकाल झील से निकलती है। ये वो नदियां हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक क्लास में एशिया महाद्वीप पूरा, ऐसे नहीं होता। तैयारी कर रहे हैं तो एशिया महाद्वीप की सामान्य जानकारियां पूरी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, चले चलते। नदमुख का मतलब होता है कि नदी जहां जाके डायरेक्ट गिर जाए बिना कोई डेल्टा बनाए हुए। जब नदी जाके यूं भीतर जाती है फिर तो क्या बनता है, डेल्टा बनता है ना। हाँ मैं लिख पाता। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, बिल्कुल चिंता ही ना करो, आप तो मस्त रहो बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन कहीं कोई बात नहीं जाए, आनंद करो आप, ठीक है, पढ़ो बस। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, लीना नदी। लीना नदी और भी यानी से लीना ना, तो लिखो लीना नदी। इसमें लिखना उद्गम बेकाल पर्वत, समापन लेप्टो सागर। लेप्टो सागर नोट लगा के एक बात लिखना, रूस की बड़ी और महत्वपूर्ण नदी, रूस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, लिखो महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी में सोने के निक्षेप, इस नदी में सोने के निक्षेप है। देखो आमू दरिया अलग है, वो अरल सागर में जा रही है। आमूर नदी अलग है, लिखें आमूर नदी। यह रूस व चीन की सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर में जाती है। सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर में जाती है। याद रखना इसे काली नदी भी कहते हैं, लिखना इसे काली नदी भी कहते हैं। इसे कहते हैं काली नदी। तो आपका उत्तर आएगा आमूर जो नदी है इसे काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। देखो लिखिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। लिख पाए ना, चले भैया आगे। पंकज कुमार सर टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज अलग से। ठीक है, अब सुनिए इसके बाद में क्या क्या आगे आ रहा है। झीलें तो हेडिंग लगाओ, एशिया की प्रमुख झील। क्या झील है? एशिया की प्रमुख झीलें। अब एशिया की प्रमुख झीलें मतलब कौन कौन सी झीलें? एक नंबर पे आप लिखें वॉन झील। और वॉन झील कहां है सर? टर्की में, तो लिखें टर्की। अब वॉन झील के बारे में बात याद रखना, यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। लिखना यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है, सबसे खारी झील। लिखें यह सबसे खारी झील है। अब सबसे खारी झील है इसका मतलब क्या समझेंगे आप? मैं पहले कहा सर्वाधिक लवणता वाली झील है, फिर मैंने कहा सबसे खारी झील है। मतलब लवणता कितनी है? लवणता को कभी भी प्रतिशत में नहीं मापा जाता है, और लवणता जो इसकी है वो 330 प्रति हजार है। तो लिखना इस झील की लवणता, इस झील की लवणता 330 प्रति हजार। देखो यह प्रतिशत नहीं है, क्योंकि लवणता को कभी भी प्रतिशत में नहीं मापा जाता है। लवणता को किसमें मापा जाता है? प्रति हजार में। तो इस झील की लवणता 330 प्रति हजार है। उसके बाद में एशिया में क्या आता है? एशिया में आता है मृत सागर। मृत सागर, और मृत सागर का मतलब है क्या? क्या मतलब मृत सागर?
मतलब है कि बड़ा सागर है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, तो लिखना इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर। और एक बात और याद रखना, ये भ्रंश घाटी में स्थित है, भ्रंश घाटी में स्थित, यहां भी लवणता अधिक है। यहां कितनी है? 238 प्रति हजार। और मृत सागर कहते हैं इसलिए कि अधिक लवणता के कारण जीवन की संभावना नहीं है। अधिक लवणता के कारण जीवन की संभावनाएं नहीं है, इसीलिए यह मृत सागर है। लवणता ही ज्यादा। एक बात और याद रखना, महत्वपूर्ण बात है, झील में घनत्व भी ज्यादा तो आसानी से इसके ऊपर तैरा जा सकता है। आपका घनत्व ज्यादा तभी तो डूबोगे, घनत्व झील का ज्यादा है। लिखना इस झील का घनत्व भी अधिक है, घनत्व भी अधिक है, इसलिए आसानी से तैरा जा सकता है, तैरा जा सकता है। इसके बाद में एक बात और याद रखना कि मृत सागर जो है ये लगातार इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इस झील का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है, इस झील का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। एक बात और याद रखना, इसमें जॉर्डन नदी का पानी आता है, नदी का पानी आता था, जिसे अब गिरने से पहले ही काम में लिया जाता है। यानी अब इसमें गिरने से पहले ही जॉर्डन नदी आती है ना, इसमें उससे पहले सिंचाई वगैरह के लिए उसके पानी को काम में ले लेते हैं। पानी नहीं आएगा तो चिपड़ेगी, सीधी सी बात है। तो लिखें, देखो लवणता ज्यादा है तो निश्चित बात है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो लवणता ज्यादा होती है तो घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होने का मतलब जल भारी है, और भारी जल का मतलब है कि उसमें अपन डूब नहीं सकते। भाई भारी चीज ही होगी तभी तो डूबेगी ना जल में, हल्की चीज ना थोड़ी जल में डूबती है, नहीं डूबती ना, डूबती। तो जब जल का घनत्व ज्यादा हो जाएगा अपने से तो फिर अपन नहीं डूबेंगे, तैरते रहेंगे। और घनत्व ज्यादा क्यों? क्योंकि लवणता ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल इसको ओके। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें इनको लेकर बात करते हैं। हाँ जी, एक ना, ठीक है। अब लिखो इसके बाद में कौन कौन सी, सॉरी ये आ गया पूरा साथ निकल गया, आपका काम जान देखो देर में उलझ गए मैं को बता। ठीक है, नेक्स्ट झील लिखिएगा उर्मिया झील, उर्नियों को नहीं उर्मिया, तो लिखें उर्मिया झील। इसमें ईरान के उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिम में उत्तरी भाग में स्थित नमकीन झील। नमकीन बोले तो खारी नहीं, जिसके किनारे तबरेज शहर है, जिसके किनारे के तबरेज शहर है, जिसे अर्धगर्म झील भी कहते हैं। उसके बाद मिलते हैं बेकाल झील, और बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी लगभग 1642 मीटर, लगभग मीटर गहराई तो कहने तो अब सीधा लिख लो गहरी झील है। ठीक है, ठीक है ना। तो बेकाल झील क्या है तो आप क्या कहेंगे, यह है रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद फिर लिखना ये झील खारे पानी की मीठे पानी की, अब क्या कहूँ मीठे पानी, यह है मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील है, जिसमें 300 से अधिक नदियां अपना जल डालती, नदियां अपना जल डालती। और याद रखना ये पुरानी और पारदर्शी झील है, पानी बिल्कुल साफ है। यह है पुरानी व पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब स्वच्छ पानी, इसमें स्वच्छ पानी, पारदर्शी झील है। इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, इसे विश्व धरोहर में भी
शामिल किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद लिखना तिलिचो झील, तिलिचो झील और कजिन सारा झील, कजिन सारा झील। तिलिचो झील और कजिन सारा झील ये दोनों ही झीलें कहां पर हैं? तो याद रखिएगा तिलिचो झील और कजिन सारा झील ये दोनों ही नेपाल के अंदर, नेपाल, ठीक है। याद रखिएगा तिलिचो झील कजिन सारा झील दोनों कहां पे? नेपाल के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आगे इसको पूरा लिख लो, आगे देखिए, ठीक है। क्षेत्रफल तो इसका कोई एग्जैक्ट है नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ जी चले आगे। चलो सर चलो चलो जना लो, चला भाई चला, चलो। उप्स नूर झील, कौन सी? उप्स नूर झील। देखो विश्व की झील पड़ जाओ, राजस्थान की जैसलमेर तो पड़ जाओ बनते है ना। ये मंगोलिया में नमकीन झील है, मंगोलिया की खारी झील। दो चार झीलें और पड़ेंगी, ज्यादा नहीं पड़ेंगी। मंगोलिया की खारी झील, ठीक है। उसके बाद देखो बीबा झील, बीबा झील। और बीबा झील ये कहां पे है? तो याद रखना बीबा झील अपना जापान में, जापान की बड़ी झील। हॉन्शू द्वीप पर। उसके बाद देखो टोबा झील, टोबा, टोबा नहीं है टोबा। और टोबा झील कहां पे? सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा बोले तो इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। इसे आप कह सकते हैं कि ये कालडेरा क्रेटर, क्रेटर से बड़ा बन जाता है तो उसे कहते हैं कालडेरा। तो ये एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आपको लिखना है। अगर क्रेटर झील पूछ ले तो क्रेटर बता देंगे, कालडेरा पूछ ले तो कालडेरा बता देंगे, दोनों में पूछ ले तो कालडेरा बता देंगे, तो बड़ी है। उसके बाद यह है पारिसन पर्वत, श्रेणी में है। उसके बाद तोनले सेप झील, तोनले सेप झील ये कंबोडिया में, देखना कंबोडिया ये प्रमुख झील। और साथ में एक बात और याद रखना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण झील है, दक्षिण पूर्वी एशिया की मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील। इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट मींस जैव विविधता का तप्त स्थल, यानी जहां जैव विविधता पाई जाती है। जैसे इंडिया में पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पूर्वी हिमालय है, वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके चले आगे। देखो मैं हड़बड़ाहट में भरोसा नहीं करता, दबा दो ये कर लो वो कर लो वो कर लो, जमा दी पूरा। एशिया में भले मर्जी 7 क्लासें लगे, लेकिन पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि फिर बार बार ना ही तो कंटेंट को देखने की आवश्यकता पड़े, कंटेंट पे शक नहीं होना चाहिए बाद में यार इतना काफी है, काफी नहीं पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त। ना ही बार बार फिर वही बात की हल्का हल्का पढ़ोगे तो बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो एक बार में काम चल जाएगा। अच्छे ढंग से पढ़ने का मतलब ये कि मलाई पढ़नी है, छाछ में हाथ नहीं मारना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से निकाला जा सकता है, और ये सारी क्वेश्चन वाली बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट असंध झील, ये सीरिया में है। एक आती है गलीली झील, ये इजराइल में है। गलीली झील कहां पे? इजराइल। एक आती है लोकनार झील, ये चीन में है। लोकनार झील ये कहां पे? चीन में। उसके बाद में और कौन सी झीलें आती हैं? और तो आप जानते हैं जैसे भारतीय झीलें पढ़ेंगे। एक मृत सागर में एक बात और लिखना, मृत सागर यह एशिया का गहरा बिंदु है, एशिया का सबसे गहरा बिंदु है। जैसे सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है वैसे सबसे गहरा है। कौन सा? तो आप कहेंगे मृत सागर। इतनी बातें बाकी